दिल्ली की चमकती दुनिया में हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, एक शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, जिसकी जिंदगी हमेशा से फैसलों, जिम्मेदारियों और साजिशों के बीच घिरी रही। और ये कहानी है काव्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। एक अनपेक्षित शादी, मीडिया की चर्चाएं, कंपनी के भीतर चल रही राजनीति और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए दो लोग। जब काव्या इस नई दुनिया में कदम रखती है तो उसे समझ आता है कि बड़े नाम और बड़ी दौलत के पीछे कितनी जटिल कहानियां छिपी होती है। दूसरी तरफ आरव, जो हमेशा से मजबूत और शांत दिखाई देता है, धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे इंसान की तरह समझता है, सिर्फ एक बिजनेस लीडर की तरह नहीं। लेकिन इस रिश्ते के बीच खड़ी है कई चुनौतियां, कंपनी की सत्ता की लड़ाई, मीडिया की नजर और वे लोग जो इस साम्राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्या काव्या इस नई दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? क्या आरव अपने बिजनेस और अपने दिल दोनों को बचा पाएगा? और क्या यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा या धीरे धीरे एक सच्चे प्यार में बदल जाएगा? यह है एक ऐसी कहानी जहां ताकत, भरोसा, रिश्ते और भावनाएं सब एक साथ टकराने वाले हैं। और यही है आरव और काव्या की कहानी। दिल्ली की दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ने लगी थी। सूरज अब पश्चिम की तरफ झुक रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी होटल के गार्डन की घास पर लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा में हल्की गर्माहट थी, लेकिन पेड़ों के नीचे बैठने पर एक सुकून भरी ठंडक महसूस होती थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले 2 दिनों में कई बार आकर बैठ चुकी थी। अब यह जगह उसे थोड़ी अपनी सी लगने लगी थी, जैसे इस विशाल और अनजान शहर में ये एक छोटा सा कोना हो जहां वो खुद को शांत महसूस कर सकती थी। उसने सामने फव्वारे की ओर देखा। पानी की धार लगातार गिर रही थी और रोशनी में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उस आवाज में एक अजीब सा सुकून था। काव्या ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़कर घुटनों पर रख लिया और कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थी। सुबह का नाश्ता, आरव का ऑफिस जाना, रिसेप्शन पर हुए दस्तावेजों के हस्ताक्षर और फिर यहां आकर बैठना। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे इस नई दुनिया में ढलने लगी है। पहले हर चीज उसे अजनबी लगती थी, लेकिन अब वो हर परिस्थिति को थोड़ा शांत मन से देख पा रही थी। शायद इंसान परिस्थितियों के साथ खुद को बदल ही लेता है। कुछ देर बाद उसने अपने फोन को देखा। अभी तक आरव का कोई संदेश नहीं आया था। उसे लगा कि शायद ऑफिस में मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई होगी। उसने फोन वापस बैग में रख दिया और आसमान की तरफ देखने लगी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। बोर्डरूम की बैठक समाप्त हो चुकी थी और अधिकतर लोग अपने अपने काम में वापस लौट चुके थे। लेकिन आरव अभी भी अपनी केबिन की खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। उसके सामने फैला दिल्ली का दृश्य विशाल और व्यस्त था। दूर तक सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी और ऊंची इमारतों की कतारें दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली। आज की बैठक ने यह साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में उसे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। विक्रम मल्होत्रा ने बैठक में जो संकेत दिए थे वे साधारण नहीं थे। वो सीधे विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में छिपा हुआ अर्थ साफ था। वे आरव की हर चाल पर नजर रखेंगे। आरव ने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा जो उसके केबिन की दीवार पर लगी हुई थी। उसके पिता का चेहरा शांत और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था।
उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि असली नेतृत्व वही होता है जो मुश्किल समय में भी संतुलन बनाए रखे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ तस्वीर की तरफ देखा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने फोन उठाया और कबीर को एक छोटा सा संदेश भेजा। सभी निवेशकों की प्रतिक्रिया पर नजर रखो, कोई भी नई जानकारी मिले तो तुरंत बताना। संदेश भेजने के बाद उसने घड़ी की तरफ देखा। शाम होने में अभी थोड़ा समय था। उसने सोचा कि शायद उसे अब होटल वापस लौट जाना चाहिए। उधर गार्डन में बैठी काव्या उठकर धीरे धीरे टहलने लगी थी। हवा अब थोड़ी ठंडी होने लगी थी और शाम की रोशनी गार्डन को और भी सुंदर बना रही थी। चलते चलते वो फव्वारे के पास रुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर पानी की ठंडी फुहार को महसूस किया। उस पल में उसे लगा जैसे उसकी सारी उलझनें थोड़ी देर के लिए शांत हो गई हों। इसी बीच होटल के एक कर्मचारी ने उसके पास आकर विनम्रता से कहा कि रिसेप्शन से सूचना आई है, आरव जल्द ही होटल वापस आने वाले हैं। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि ये सुनकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला है। वो धीरे धीरे गार्डन के रास्ते पर चलने लगी। सूरज अब और नीचे झुक चुका था और आसमान में नारंगी रंग फैलने लगा था। कुछ ही देर बाद होटल के सामने एक काली कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। उसने इमारत की तरफ देखा और हल्की सांस ली। लॉबी में प्रवेश करते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। होटल का माहौल अब शाम की गतिविधियों से भरने लगा था। कुछ मेहमान डिनर के लिए तैयार हो रहे थे और कुछ लोग लॉबी में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच उसकी नजर कांच के दरवाजे से बाहर गार्डन की तरफ पड़ी, जहां काव्या धीरे धीरे टहलती हुई दिखाई दे रही थी। आरव कुछ सेकंड के लिए वही खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में काव्या की मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक नई शांति लेकर आई है। वो गार्डन की तरफ बढ़ गया। काव्या ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो हल्की मुस्कान के साथ रुक गई। शाम की हल्की हवा चल रही थी और फव्वारे की आवाज फिर से सुनाई देने लगी थी। गार्डन में शाम की रोशनी धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। आसमान में नारंगी और हल्के बैंगनी रंग का मिश्रण फैल चुका था और होटल के गार्डन की छोटी छोटी लाइटें एक एक करके जलने लगी थी। फव्वारे से गिरते पानी की चमक अब रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। काव्या उसी रास्ते पर खड़ी थी जहां से उसने अभी अभी आरव को अपनी तरफ आते देखा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में दिन भर की प्रतीक्षा की थकान भी झलक रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदम सामान्य थे, लेकिन चेहरे पर दिन भर की व्यस्तता का हल्का असर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि काव्या का दिन कैसा रहा। काव्या ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा कि दिन शांत रहा, लेकिन उसने बहुत कुछ सोचा। उसने बताया कि रिसेप्शन पर कंपनी के लीगल विभाग के एक व्यक्ति आए थे और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने थे। उसने ये भी कहा कि अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इस नई जिंदगी के साथ कितनी औपचारिकताएं और जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने सिर हिलाकर कहा कि ये सब इस दुनिया का हिस्सा है। बड़े परिवारों और कंपनियों में हर चीज को व्यवस्थित रखने के लिए कई औपचारिक प्रक्रियाएं जरूरी होती है। दोनों धीरे धीरे गार्डन के रास्ते पर टहलने लगे। हवा अब पहले से ठंडी हो चुकी थी और आसपास का माहौल बहुत शांत लग रहा था। दूर कुछ मेहमान टहलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी गार्डन का वो हिस्सा लगभग खाली था। काव्या ने चलते चलते पूछा कि ऑफिस में मीटिंग कैसी रही। ये सवाल सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने सामने लगे पेड़ों की तरफ देखते हुए कहा कि मीटिंग उम्मीद के मुताबिक आसान नहीं थी। उसने बताया कि कुछ निवेशकों ने उसके फैसलों को लेकर सवाल उठाए। विक्रम मल्होत्रा ने भी अपनी बात रखी और उनके शब्दों में साफ संकेत था कि आने वाले दिनों में कंपनी के भीतर कुछ रणनीतिक बदलाव हो सकते हैं। काव्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी।
उसके चेहरे पर चिंता तो थी, लेकिन उसने अपने स्वर को शांत रखते हुए कहा कि अगर परिस्थितियां कठिन होंगी तो उनका सामना भी करना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उसे महसूस हुआ कि काव्या अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है। दोनों गार्डन के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक बड़ी बेंच रखी हुई थी। वे दोनों वहां बैठ गए। सामने फव्वारे की रोशनी पानी की धार पर पड़कर चमक रही थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। उस खामोशी में भी एक तरह की सहजता थी। फिर काव्या ने धीरे से कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी कहानी की तरह बदल गई है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो नागपुर में अपने घर के आंगन में बैठकर चाय पी रही होती थी और आज वो दिल्ली के एक बड़े होटल के गार्डन में बैठकर इतनी जटिल बातों पर चर्चा कर रही है। आरव हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा कि जिंदगी की यही खासियत है, ये कभी भी हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलती। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि लेकिन एक बात उसे अब समझ में आने लगी है, कभी कभी अचानक लिए गए फैसले भी सही साबित हो सकते हैं। आरव ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। इसी बीच उसका फोन हल्के से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। कबीर का संदेश था। संदेश में लिखा था कि कुछ मीडिया चैनल अब भी इस खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं और विक्रम मल्होत्रा ने अगले दिन एक और निजी बैठक तय की है। आरव ने संदेश पढ़कर फोन वापस जेब में रख लिया। काव्या ने उसकी आंखों को देखकर ही समझ लिया कि कोई नई बात हुई है। उसने धीरे से पूछा कि क्या हुआ। आरव ने शांत स्वर में कहा कि स्थिति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। मीडिया और कंपनी के अंदर दोनों जगह हलचल बनी हुई है। काव्या ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी और गार्डन की रोशनियां चमक रही थी। उसने धीरे से कहा कि कभी कभी कठिन परिस्थितियां ही इंसान को अपनी असली ताकत दिखाने का मौका देती है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि काव्या की सोच में एक सरलता है, लेकिन उसी सरलता में गहराई भी है। कुछ देर बाद दोनों उठकर फिर से गार्डन के रास्ते पर चलने लगे। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और दूर से आती शहर की आवाजें इस शांत माहौल में धीमी लग रही थी। दिल्ली की उस शाम में फव्वारे की हल्की आवाज और गार्डन की रोशनियों के बीच उनकी कहानी धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी और शायद आने वाली रात कुछ ऐसे जवाब लेकर आने वाली थी जिनका इंतजार दोनों को था। गार्डन की रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी। होटल के पेड़ों के बीच लगी छोटी छोटी लाइटें आसपास के रास्तों को हल्की सुनहरी चमक दे रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस शांत वातावरण में एक धीमी लय पैदा कर रही थी। हवा हल्की ठंडी थी और उसमें शाम की ताजगी घुली हुई थी। काव्या और आरव धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहे थे जहां पिछले कुछ दिनों में वे कई बार आकर ठहरे थे। अब ये जगह उनके बीच की कई अनकही बातों की गवाह बन चुकी थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। काव्या के मन में कई विचार एक साथ घूम रहे थे। उसने महसूस किया कि पिछले 3 दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल गई है कि कभी कभी उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो सच में क्या महसूस कर रही है। एक तरफ ये नई दुनिया थी, बड़े फैसले, कंपनी की राजनीति, मीडिया की चर्चा, और दूसरी तरफ उसके भीतर का वही सरल जीवन जो नागपुर के घर से जुड़ा हुआ था। काव्या ने धीरे से कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि वो अभी भी इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तक उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी और अब अचानक वो इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा बन गई है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कुछ पल तक आसमान की तरफ देखा जहां शहर की रोशनी के कारण तारे बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि उसे भी कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है। उसने बताया कि जब उसके पिता की मृत्यु के बाद अचानक सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी, तब उसे भी लगा था कि वो शायद इस सब के लिए तैयार नहीं है।
काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या उस समय उसे डर लगा था। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि हाँ, डर तो लगा था, लेकिन उसके पिता हमेशा कहते थे कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। वही एकमात्र तरीका है जिससे इंसान मजबूत बनता है। दोनों धीरे धीरे गार्डन के उस हिस्से में पहुंच गए जहां कुछ खाली कुर्सियां और एक छोटी सी गोल मेज रखी हुई थी। वहां बैठकर पूरे गार्डन का दृश्य साफ दिखाई देता था। आरव ने कुर्सी खींचकर बैठने का इशारा किया और काव्या भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड की खामोशी फिर से उनके बीच फैल गई, लेकिन ये खामोशी असहज नहीं थी, उसमें एक तरह की समझ थी। काव्या ने धीरे से कहा कि आज जब उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। उसने कहा कि वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। आरव ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसने कहा कि ये सच है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि इस कहानी में वो अकेली नहीं है। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हवा का एक हल्का झोंका आया और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। इसी बीच आरव का फोन फिर से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। इस बार कबीर का कॉल था। उसने फोन उठाया और थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। काव्या वही बैठी फव्वारे की तरफ देखती रही। उसे अंदाजा था कि यह बातचीत कंपनी से जुड़ी किसी नई जानकारी के बारे में होगी। कुछ मिनट बाद आरव वापस आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक संतुलन भी दिखाई दे रहा था। काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या हुआ। आरव ने कहा कि कबीर ने बताया है कि विक्रम मल्होत्रा कल कुछ प्रमुख निवेशकों के साथ एक और निजी बैठक करने वाले हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे कंपनी के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। काव्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसने महसूस किया कि कहानी का तनाव अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा कि शायद हर कहानी में ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने कहा कि शायद यही वो समय है जब इंसान को तय करना होता है कि वो पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे लगता है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। दोनों फिर से उठकर गार्डन के रास्ते पर चलने लगे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी और दूर शहर की सड़कें अब भी चमक रही थी। दिल्ली की उस शांत रात में उनकी कहानी का अगला मोड़ धीरे धीरे करीब आ रहा था, और शायद आने वाला समय ये तय करने वाला था कि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा या कुछ और बन जाएगा। गार्डन की रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच लगी छोटी छोटी लाइटें रास्तों पर हल्की सुनहरी चमक फैला रही थी, और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। होटल के इस हिस्से में अब लोगों की संख्या कम हो गई थी। कुछ मेहमान दूर बैठकर धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर माहौल बहुत शांत और सुकून भरा लग रहा था। काव्या और आरव उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते जा रहे थे जहां कुछ देर पहले वे बैठकर बात कर रहे थे। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली के आसमान में तारे बहुत कम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शहर की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। फिर भी उसे उस रात में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा कि कभी कभी ये शहर उसे बहुत विशाल लगता है, जैसे यहां हर इंसान की अपनी अपनी कहानी चल रही हो और कोई भी किसी की पूरी कहानी नहीं जानता। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी। उसने कहा कि शायद यही वजह है कि बड़े शहरों में लोग अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का साहस जुटा लेते हैं। यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि किसी एक कहानी पर ज्यादा देर तक किसी का ध्यान नहीं टिकता। काव्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसके मन में अचानक नागपुर की याद आ गई।
वहां की शांत गलियां, घर का छोटा सा आंगन, शाम को पड़ोस में बजने वाली मंदिर की घंटियां, सब कुछ बहुत अलग था। उसने धीरे से कहा कि उसे कभी कभी अपना पुराना घर याद आता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसने समझ लिया कि यह भावना बिल्कुल स्वाभाविक है। उसने शांत स्वर में कहा कि बदलाव हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ इंसान नई जगह को भी अपना बना लेता है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गार्डन के उस कोने तक पहुंच गए जहां से होटल की ऊंची इमारत साफ दिखाई देती थी। कई खिड़कियों में रोशनी जल रही थी और कुछ बालकनियों में लोग खड़े होकर शहर का दृश्य देख रहे थे। काव्या ने होटल की उस ऊंची इमारत की तरफ देखते हुए कहा कि ये जगह कभी कभी किसी फिल्म के दृश्य जैसी लगती है। सब कुछ इतना सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी कहानियां छिपी होती है। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा कि शायद ये बात हर बड़े परिवार और हर बड़ी कंपनी पर लागू होती है। इसी बीच उसका फोन फिर से हल्का सा कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। इस बार कबीर का संदेश था। संदेश में लिखा था कि मीडिया अब भी इस खबर को लेकर चर्चा कर रहा है और कुछ पत्रकार अगले दिन कंपनी के ऑफिस के बाहर फिर से इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा उसने ये भी लिखा था कि विक्रम मल्होत्रा की निजी बैठक की खबर भी कुछ लोगों तक पहुंच गई है। आरव ने संदेश पढ़कर फोन जेब में रख लिया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा कि क्या बात है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि स्थिति अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। मीडिया और कंपनी दोनों जगह हलचल बनी हुई है। काव्या ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि शायद ये सब इस कहानी का हिस्सा है। दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई थी और गार्डन की लाइटें हल्की चमक दे रही थी। आरव ने धीरे से कहा कि शायद उन्हें अब अंदर चलना चाहिए। रात काफी हो चुकी थी और अगले दिन का सामना करने के लिए थोड़ा आराम जरूरी था। काव्या ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दोनों धीरे धीरे होटल की लॉबी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, लॉबी का माहौल पहले से शांत दिखाई दिया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे थे और कुछ मेहमान देर रात की बातचीत कर रहे थे। लिफ्ट के सामने पहुंचकर दोनों कुछ सेकंड के लिए रुक गए। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है। आरव ने भी कहा कि दिन काफी लंबा रहा था। लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों अंदर चले गए। शीशे की दीवारों में उनकी परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद काव्या ने कहा कि उसे लगता है कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि शायद ये सच है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि हर चुनौती इंसान को और मजबूत बनाती है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। बाहर दिल्ली की रोशनियां अब भी चमक रही थी। कुछ ही पलों में लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गई। दोनों बाहर आए और गलियारे में धीरे धीरे अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। काव्या अपने कमरे के सामने रुक गई। उसने दरवाजा खोलने से पहले एक पल के लिए पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ शुभ रात्रि कहा। आरव ने भी सिर हिलाकर शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में प्रवेश करते ही काव्या ने गहरी सांस ली। उसने खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को देखा और बिस्तर पर बैठ गई। दिल्ली की वो रात शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक नई कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी और शायद आने वाला समय इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाला था। दिल्ली की रात धीरे धीरे बीत चुकी थी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी थी। शहर की सड़कों पर फिर से हलचल शुरू हो रही थी। दूर से आती गाड़ियों की आवाज, कहीं कहीं बजते हॉर्न और सुबह की ठंडी हवा मिलकर एक नया दिन शुरू होने का संकेत दे रहे थे। होटल की ऊंची मंजिल पर बने अपने कमरे में काव्या की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ क्षणों तक वो चुपचाप छत की तरफ देखती रही, जैसे अपने विचारों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो।
फिर उसने धीरे से करवट बदली और खिड़की की तरफ देखा। पर्दे के पीछे से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो उठकर खिड़की के पास गई और पर्दा थोड़ा सा हटा दिया। बाहर दिल्ली की सुबह अपने पूरे विस्तार के साथ दिखाई दे रही थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर जाने के लिए निकल चुके थे। कुछ लोग चाय की दुकानों के पास खड़े बातचीत कर रहे थे, कुछ ऑटो और टैक्सी वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। काव्या कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि इस शहर की सुबह भी उतनी ही तेज है जितनी इसकी रातें। यहाँ हर कोई किसी न किसी मंजिल की तरफ भाग रहा है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे में वापस आ गई। आज का दिन शायद फिर से व्यस्त होने वाला था। उसे ये भी अंदाजा था कि आरव को सुबह सुबह ऑफिस जाना होगा, क्योंकि कल की बैठक के बाद कंपनी में कई नई चर्चाएं शुरू हो चुकी होंगी। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी का कप हाथ में लिए शहर की तरफ देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सुबह की ताजगी उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। कल कबीर का जो संदेश आया था वो अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। विक्रम मल्होत्रा की निजी बैठक और निवेशकों की बढ़ती जिज्ञासा, इन दोनों बातों ने स्थिति को और जटिल बना दिया था। आरव ने कॉफी का एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसके पिता की एक बात हमेशा उसे याद रहती थी, कठिन समय में घबराने से ज्यादा जरूरी है साफ सोच रखना। कुछ मिनट बाद उसने फोन उठाया और कबीर को एक छोटा सा संदेश भेजा। सुबह की मीटिंग की अपडेट भेजना और मीडिया की गतिविधियों पर भी नजर रखना। संदेश भेजने के बाद वो अंदर कमरे में आ गया और तैयार होने लगा। उधर काव्या भी तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक किए। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को इस नई परिस्थिति के साथ ढलते हुए महसूस किया था। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकली और गलियारे की तरफ चलने लगी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि क्या उसकी नींद अच्छी रही। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट में कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा कि शायद आज कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी। उसने बताया कि कंपनी के कुछ निवेशक आज फिर से चर्चा करना चाहते हैं। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन सक्रिय था। कुछ मेहमान अखबार पढ़ रहे थे और कुछ लोग नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वेटर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता लेकर आ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर काव्या ने कहा कि उसे लगता है कि ये कहानी अब और जटिल होने वाली है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद यही सच है। नाश्ते के बाद वे दोनों लॉबी की तरफ लौट आए। उसी समय रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी ने आरव को देखकर तुरंत आगे आकर कहा कि होटल के बाहर कुछ पत्रकार फिर से इकट्ठा हो गए हैं। आरव ने कांच के दरवाजे से बाहर देखा। सचमुच कुछ कैमरे और माइक्रोफोन लिए लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। काव्या ने भी वो दृश्य देखा। उसने धीरे से कहा कि लगता है ये खबर अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि मीडिया को समय चाहिए होता है, लेकिन वो जल्द ही किसी और खबर की तरफ बढ़ जाएगा। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने शांत स्वर में कहा कि वो समझती है। कुछ ही मिनटों बाद आरव होटल के पिछले गेट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। काव्या लॉबी में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और शहर की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। आरव के होटल से निकल जाने के बाद
लॉबी में कुछ पल के लिए वही शांत हलचल रह गई जो बड़े होटलों की सुबह में अक्सर दिखाई देती है। कांच के दरवाजों से बाहर की सड़क पर हलचल बढ़ चुकी थी, लेकिन अंदर का वातावरण व्यवस्थित और संतुलित था। काव्या कुछ सेकंड तक वही खड़ी रही, जैसे वो अभी भी आरव की कार को जाते हुए देख रही हो। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें हटाई और लॉबी के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां आराम से बैठने के लिए सोफे लगे हुए थे। वो एक सोफे पर बैठ गई और सामने रखी मेज पर पड़े अखबार को देखने लगी। उसके मन में कई तरह के विचार एक साथ घूम रहे थे। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं इतनी तेजी से हुई थी कि उसे खुद भी समझने में समय लग रहा था कि वो अब किस स्थिति में है। नागपुर की साधारण जिंदगी से निकलकर दिल्ली की इस बड़ी और जटिल दुनिया में आ जाना किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह सपना बहुत वास्तविक था। कुछ देर बाद उसने अखबार के पन्ने पलटे। बिजनेस सेक्शन में उसे मल्होत्रा ग्रुप का नाम भी दिखाई दिया। खबर बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें कंपनी की हाल की गतिविधियों और निवेशकों की दिलचस्पी का जिक्र था। काव्या ने उस खबर को ध्यान से पढ़ा। उसे महसूस हुआ कि जिस दुनिया का वो हिस्सा बन चुकी है वो कितनी बड़ी और प्रभावशाली है। अखबार बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली। उसे ये भी समझ में आ रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ भावनाएं ही नहीं बल्कि रणनीतियां और फैसले भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी समय होटल का एक कर्मचारी उसके पास आया और विनम्रता से पूछा कि क्या वो गार्डन में बैठना चाहेंगी या कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो थोड़ी देर गार्डन में टहलना चाहती है। वो उठकर धीरे धीरे गार्डन की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। बाहर की हवा अब सुबह की ठंडक से निकलकर हल्की गर्माहट में बदलने लगी थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थी और फव्वारे से गिरता पानी रोशनी में चमक रहा था। काव्या उसी बेंच के पास पहुंची जहां वो पिछले कई दिनों से आकर बैठती रही थी। वो धीरे से बैठ गई और कुछ देर तक सामने का दृश्य देखती रही। गार्डन में कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ लोग अपने फोन पर व्यस्त थे। उसने सोचा कि शायद उसे भी अब इस नई जिंदगी को धीरे धीरे समझना होगा। हर दिन कुछ नया सामने आ रहा था और हर नई घटना उसे थोड़ा और मजबूत बना रही थी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के सामने आरव की कार आकर रुक चुकी थी। ऑफिस के बाहर कुछ पत्रकार दूर खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण वे ज्यादा करीब नहीं आ पा रहे थे। आरव कार से उतरा और बिना किसी जल्दबाजी के इमारत के अंदर चला गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। आज ऑफिस का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन हर किसी की नजरों में हल्की जिज्ञासा दिखाई दे रही थी। आरव सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और कुछ ईमेल देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद कबीर उसके केबिन में आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता दिखाई दे रही थी। कबीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि मीडिया का ध्यान अभी भी इस मामले पर बना हुआ है। इसके अलावा उसने बताया कि विक्रम मल्होत्रा की आज दोपहर होने वाली निजी बैठक की खबर कुछ निवेशकों तक पहुंच चुकी है। आरव ने शांत स्वर में सारी बात सुनी। उसने कहा कि ये उम्मीद की जा सकती थी। कबीर ने आगे कहा कि कुछ निवेशक अब सीधे आरव से बातचीत करना चाहते हैं ताकि वे स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां शहर की सड़कों पर लगातार गाड़ियां चल रही थी। फिर उसने धीरे से कहा कि अगर उन्हें बात करनी है तो वो तैयार है, लेकिन वो किसी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहता। कबीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उधर गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज अब और ऊपर चढ़ चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक तरफ उसका पुराना जीवन और दूसरी तरफ ये नई दुनिया। लेकिन इस बार उसके मन में डर कम था।
शायद इसलिए क्योंकि उसे अब ये एहसास होने लगा था कि इस पूरी कहानी में वो अकेली नहीं है। दिल्ली की उस सुबह में दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे थे, और शायद यही वो क्षण था जहां से उनकी कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाली थी। दिल्ली की दोपहर धीरे धीरे अपने पूरे विस्तार में फैलने लगी थी। सूरज अब काफी ऊपर चढ़ चुका था और उसकी तेज रोशनी होटल के गार्डन की घास और पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। हवा अब सुबह जैसी ठंडी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी पेड़ों की छाया के नीचे बैठने पर हल्की ठंडक महसूस होती थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां पिछले कई दिनों से वो बार बार आकर बैठती रही थी। अब ये जगह उसके लिए किसी सुरक्षित कोने जैसी बन गई थी, जहां वो थोड़ी देर के लिए अपने विचारों के साथ अकेली रह सकती थी। उसने सामने फव्वारे की तरफ देखा। पानी की धार लगातार गिर रही थी और उसके गिरने की आवाज उस शांत माहौल में एक धीमी लय पैदा कर रही थी। काव्या ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ लिया और धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा बदल गई है। अब वो सिर्फ परिस्थितियों को देखकर घबराती नहीं थी, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश भी करने लगी थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी। अभी तक आरव का कोई संदेश नहीं आया था। उसे अंदाजा था कि ऑफिस में आज का दिन काफी व्यस्त होगा। कल की बैठक के बाद कंपनी में कई चर्चाएं शुरू हो चुकी थी और शायद आज उन चर्चाओं का असर और भी ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के अंदर का माहौल सचमुच व्यस्त था। ऑफिस के गलियारों में लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। कर्मचारी अपनी फाइलें और लैपटॉप लेकर इधर उधर जा रहे थे और कई केबिनों में मीटिंग चल रही थी। आरव अपने केबिन में बैठा सामने रखी फाइलों को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी जो अक्सर बड़े फैसलों के समय दिखाई देती थी। कबीर उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ दस्तावेजों को समझा रहा था। कबीर ने कहा कि दोपहर की बैठक में 3 बड़े निवेशक शामिल होने वाले हैं। वे सीधे आरव से बात करना चाहते हैं ताकि उन्हें कंपनी की भविष्य की रणनीति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि ये अच्छी बात है। अगर निवेशक सवाल पूछना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वे अभी भी कंपनी पर भरोसा रखते हैं। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि भरोसा तो है, लेकिन जिज्ञासा भी कम नहीं है, खासकर हाल की घटनाओं के बाद। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क पर गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करवा रही थी। उसने शांत स्वर में कहा कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अगर नेतृत्व स्पष्ट हो तो कंपनी का रास्ता हमेशा निकल आता है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। कुछ देर बाद वो फाइलें लेकर केबिन से बाहर चला गया ताकि मीटिंग की तैयारी पूरी कर सके। आरव कुछ क्षणों तक अकेला बैठा रहा। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा पीछे झुककर आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई बातें चल रही थी। विक्रम मल्होत्रा की चालें, निवेशकों की जिज्ञासा और मीडिया की बढ़ती हलचल। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और विचार भी था, काव्या। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में काव्या ने जिस तरह इस पूरी स्थिति को संभाला है, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। उधर होटल के गार्डन में काव्या अब उठकर धीरे धीरे टहलने लगी थी। दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण रास्ता आरामदायक लग रहा था। चलते चलते वो फव्वारे के पास रुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर पानी की ठंडी फुहार को महसूस किया। उस छोटे से पल में उसे लगा जैसे उसकी सारी उलझनें कुछ देर के लिए शांत हो गई हों। इसी बीच होटल का एक कर्मचारी उसकी तरफ आया और विनम्रता से बोला कि रिसेप्शन से उसे बुलाया गया है। काव्या थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और धीरे धीरे लॉबी की तरफ चल पड़ी। लॉबी में पहुंचकर उसने देखा
कि वहां एक परिचित चेहरा खड़ा है। वो मल्होत्रा ग्रुप का ही एक कर्मचारी था जिसे वो कल भी देख चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कंपनी की तरफ से एक संदेश लेकर आया है। काव्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने बताया कि आरव की मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर काव्या चाहे तो शाम को वे साथ में डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि इस पूरी जटिल कहानी के बीच ये एक छोटा सा सामान्य पल भी कितना खास लग सकता है। उधर ऑफिस के बोर्डरूम में बैठक शुरू हो चुकी थी। तीनों निवेशक मेज के चारों तरफ बैठे थे और सामने आरव खड़ा था। कमरे में गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक तरह की स्पष्टता भी थी। दिल्ली की उस दोपहर में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग घटनाएं चल रही थी। एक तरफ व्यापार की रणनीति और दूसरी तरफ धीरे धीरे बनता हुआ एक रिश्ता, और शायद यही दो रास्ते मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाने वाले थे। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ने लगी थी। सूरज की तेज रोशनी थोड़ी नरम हो चुकी थी और होटल की कांच की दीवारों पर पड़ती हुई चमक अब हल्की सुनहरी आभा में बदल रही थी। लॉबी में हलचल बनी हुई थी, लेकिन सुबह जैसी जल्दबाजी अब दिखाई नहीं दे रही थी। काव्या रिसेप्शन के पास खड़ी थी और अभी अभी उस कर्मचारी से बात करके लौटी थी जिसने उसे आरव का संदेश दिया था। उस छोटे से संदेश ने उसके मन में एक हल्की खुशी पैदा कर दी थी। शाम को डिनर के लिए बाहर जाने का विचार उसे अप्रत्याशित लेकिन सुखद लगा। कुछ पल के लिए वो वही खड़ी रही। उसके मन में विचारों की एक लंबी श्रृंखला चल रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि अब हर छोटा सा सामान्य क्षण भी उसे खास लगने लगा था। उसने सोचा कि शायद यही जिंदगी की असली खूबसूरती है, कभी बहुत जटिल तो कभी बिल्कुल साधारण। धीरे धीरे वो गार्डन की तरफ लौटने लगी। बाहर की हवा अब थोड़ी गर्म थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण गार्डन का वातावरण अभी भी आरामदायक लग रहा था। फव्वारे के पास से गुजरते हुए उसने पानी की गिरती धार को कुछ पल तक देखा। उसकी आवाज अब भी उसी तरह शांत थी, जैसे वो इस पूरे स्थान को संतुलित बनाए हुए हो। काव्या उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहां वो दिन भर कई बार आकर बैठती रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब थोड़ा झुकने लगा था और हल्का नारंगी रंग धीरे धीरे फैलने लगा था। उसे महसूस हुआ कि ये शहर हर घंटे अपना रूप बदलता है। सुबह की जल्दबाजी, दोपहर की व्यस्तता और शाम की शांति। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप के बोर्डरूम में माहौल गंभीर था। मेज के चारों तरफ बैठे तीनों निवेशक ध्यान से आरव की बात सुन रहे थे। कमरे में हल्की खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर कई महत्वपूर्ण सवाल छिपे हुए थे। आरव सामने खड़ा था और उसने शांत स्वर में कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में समझाना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसके शब्द बहुत स्पष्ट थे। एक निवेशक ने पूछा कि हाल की घटनाओं के बाद कंपनी की रणनीति में क्या कोई बदलाव होने वाला है। यह सवाल सीधे तौर पर उसकी शादी से जुड़ा हुआ था, भले ही शब्दों में उसका उल्लेख न किया गया हो। आरव ने बिना झिझक के जवाब दिया कि कंपनी की रणनीति स्थिर है और उसका नेतृत्व पूरी तरह स्पष्ट है। उसने कहा कि व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक निर्णयों को अलग रखना ही एक जिम्मेदार नेतृत्व की पहचान होती है। निवेशक उसकी बात ध्यान से सुनते रहे। उनमें से एक ने हल्के स्वर में कहा कि उन्हें उसकी स्पष्टता पसंद आई है। बैठक लगभग 1 घंटे तक चलती रही। अंत में माहौल पहले की तुलना में थोड़ा सहज हो गया। निवेशकों ने अपनी फाइलें समेटी और उठते हुए कहा कि वे कंपनी की प्रगति को लेकर आशावादी हैं। जब सब लोग बाहर चले गए तो बोर्डरूम में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगा। उसी समय कबीर कमरे में आया। उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि बैठक उम्मीद से बेहतर रही। कम से कम निवेशकों ने खुलकर समर्थन जताया है।
आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात थी, विक्रम मल्होत्रा की अगली चाल। उधर गार्डन में बैठी काव्या अब उठकर धीरे धीरे टहलने लगी थी। शाम की हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और आसमान में रंग और गहरे हो गए थे। उसने सोचा कि शायद शाम को बाहर जाना अच्छा रहेगा। पिछले कुछ दिनों में उसने होटल और ऑफिस की बातों के अलावा बहुत कम देखा था। कुछ देर बाद वो वापस लॉबी की तरफ चल दी। उसी समय होटल के सामने एक कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। उसके चेहरे पर दिन भर की व्यस्तता का हल्का असर था, लेकिन साथ ही एक संतुलन भी दिखाई दे रहा था। लॉबी में प्रवेश करते ही उसकी नजर तुरंत काव्या पर पड़ी, जो अभी अभी अंदर आई थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। काव्या ने पूछा कि मीटिंग कैसी रही। आरव ने कहा कि उम्मीद से बेहतर। उसने हल्के स्वर में जोड़ा कि शायद शाम थोड़ी शांत हो सकती है। काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है। लॉबी की रोशनियां अब पूरी तरह जल चुकी थी और बाहर दिल्ली की सड़कों पर शाम की हलचल दिखाई देने लगी थी। उसी शाम की शुरुआत के साथ उनकी कहानी का अगला हिस्सा भी धीरे धीरे सामने आने वाला था। एक ऐसा हिस्सा जिसमें शायद कुछ सामान्य पल भी होंगे और कुछ नई चुनौतियां भी। होटल की लॉबी में शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। कांच की ऊंची दीवारों के बाहर दिल्ली की सड़कें चमकती रोशनियों से भर चुकी थी और गाड़ियों की लगातार चलती कतारें शहर की रफ्तार का एहसास करा रही थी। अंदर का माहौल अपेक्षाकृत शांत था। हल्का संगीत बज रहा था और कुछ मेहमान सोफों पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। काव्या और आरव लॉबी के बीच खड़े थे, जैसे दोनों एक साथ उसी शाम को महसूस कर रहे हों, जो दिन भर की भागदौड़ के बाद अब थोड़ा सुकून लेकर आई थी। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आज का दिन काफी लंबा था। सुबह से लेकर अब तक इतनी सारी बातें हुई कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि समय इतनी तेजी से कैसे निकल गया। आरव ने सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। उसने कहा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा भारी लगते हैं, लेकिन वही दिन आगे चलकर याद भी ज्यादा रहते हैं। कुछ पल तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर आरव ने हल्के स्वर में कहा कि अगर काव्या चाहे तो वे बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं। उसने बताया कि होटल के आसपास कुछ अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जहां शाम को शहर का माहौल अलग ही महसूस होता है। काव्या ने उसकी बात सुनकर हल्की उत्सुकता से बाहर की तरफ देखा। दिल्ली की चमकती सड़कों को देखकर उसके मन में एक अलग ही उत्साह पैदा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो बाहर जाना चाहेगी। पिछले कुछ दिनों में उसने होटल के अंदर और गार्डन के अलावा बहुत कम देखा था। कुछ मिनट बाद दोनों होटल के बाहर आ गए। बाहर की हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क पर ट्रैफिक की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। होटल के सामने खड़ी कार का दरवाजा खोलते हुए आरव ने काव्या को बैठने का इशारा किया। कार धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। दिल्ली की शाम अब अपने पूरे रंग में थी। सड़क के दोनों तरफ चमकते शोरूम, कैफे और रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे थे। कई लोग फुटपाथ पर खड़े बातें कर रहे थे। कहीं छोटे छोटे स्टॉल के पास भीड़ लगी हुई थी। काव्या खिड़की के बाहर देखती रही। उसे लगा कि ये शहर कभी थकता ही नहीं। हर मोड़ पर कुछ नया दिखाई देता था। कुछ देर बाद कार एक शांत लेकिन सुंदर इलाके में पहुंची, जहां कई अच्छे रेस्टोरेंट और कैफे थे। सड़क के किनारे पेड़ों पर लगी छोटी छोटी लाइटें पूरे माहौल को बहुत सुंदर बना रही थी। आरव ने कार पार्क की और दोनों बाहर उतर गए। सामने एक रेस्टोरेंट था, जिसकी बड़ी कांच की खिड़कियों से अंदर की रोशनी बाहर फैल रही थी। अंदर लोगों की हल्की बातचीत और हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों अंदर गए और एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए, जहां से बाहर की सड़क साफ दिखाई दे रही थी। वेटर ने मेनू लाकर टेबल पर रख दिया। काव्या ने मेनू के पन्ने धीरे धीरे पलटे। उसे कुछ चीजें समझ में आ रही थी और कुछ बिल्कुल नई लग रही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि अगर उसे कुछ समझ में न आए
तो वो पूछ सकती है। आखिरकार दोनों ने कुछ हल्का डिनर ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर देने के बाद दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर सड़क की रोशनी कांच से होकर अंदर आ रही थी और रेस्टोरेंट का माहौल बहुत शांत लग रहा था। काव्या ने धीरे से कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिल्ली में बैठकर इस तरह डिनर कर रही है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी पहले कितनी साधारण थी। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि साधारण जिंदगी भी बहुत खास होती है। कई बार वही चीजें सबसे ज्यादा सुकून देती है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि आरव की आवाज में सचमुच एक सच्चाई है। इसी बीच खाना आ गया। दोनों धीरे धीरे खाना खाने लगे और बीच बीच में छोटी छोटी बातें करते रहे। काव्या ने पूछा कि क्या उसे कभी ऐसा लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा कि हाँ, कभी कभी उसे भी ऐसा लगता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर लेना जरूरी होता है, चाहे वे अचानक क्यों न लगे। काव्या ने सिर हिलाया। उसने कहा कि अब उसे भी ये समझ में आने लगा है। डिनर खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। बाहर दिल्ली की सड़कें अब भी रोशनी और आवाजों से भरी हुई थी। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए और वापस कार की तरफ बढ़ने लगे। हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई थी और सड़क की रोशनी शहर को एक अलग ही रूप दे रही थी। कार में बैठते हुए काव्या ने महसूस किया कि ये शाम पिछले कुछ दिनों की जटिलताओं के बीच एक छोटा सा सामान्य पल लेकर आई थी। लेकिन दोनों जानते थे कि ये कहानी अभी बहुत लंबी है। आने वाले दिनों में कई नए मोड़ आने वाले हैं और शायद वही मोड़ इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाले थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही दिल्ली की रात ने दोनों का स्वागत किया। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में शहर की रोशनियों के कारण एक हल्की चमक फैल गई थी। चारों तरफ गाड़ियों की आवाजाही जारी थी, लेकिन उस इलाके का माहौल फिर भी किसी तरह सुकून भरा लग रहा था। सड़क किनारे लगे पेड़ों पर छोटी छोटी लाइटें चमक रही थी, जिससे पूरा रास्ता किसी फिल्मी दृश्य जैसा दिखाई दे रहा था। काव्या कुछ पल वहीं खड़ी होकर उस दृश्य को देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो उस पल को अपने भीतर सहेज लेना चाहती हो। आरव ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा कि अगर वो चाहे तो थोड़ी देर टहल सकते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पार्क है, जहाँ रात को भी लोग आराम से टहलते रहते हैं। काव्या ने हल्के आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे लगा कि ये शाम अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। दोनों धीरे धीरे फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। सड़क पर हल्की रोशनी थी और आसपास के कैफे से आती हंसी और बातचीत की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही थी। काव्या ने महसूस किया कि ये शहर सच में कभी नहीं सोता। हर जगह कुछ न कुछ चलता रहता है। चलते चलते वे उस छोटे से पार्क के पास पहुंचे। लोहे के गेट के पास हल्की रोशनी थी और अंदर कुछ लोग टहल रहे थे। कुछ लोग बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे और कुछ अपने फोन पर व्यस्त थे। पार्क के अंदर का वातावरण सड़क की तुलना में ज्यादा शांत था। दोनों अंदर चले गए। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे और बीच बीच में छोटी लाइटें रास्ते को रोशन कर रही थी। काव्या ने धीरे से कहा कि ये जगह बहुत सुंदर है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में ऐसी शांत जगह मिलना उसे थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि दिल्ली में ऐसी कई जगहें हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर कोई थोड़ा ध्यान दे तो उन्हें ढूंढ सकता है। दोनों पार्क के रास्ते पर धीरे धीरे चलते रहे। कुछ देर तक वे दोनों चुप थे। उस खामोशी में भी एक तरह की सहजता थी। काव्या ने अचानक कहा कि उसे बचपन से ही रात में टहलना पसंद था। नागपुर में उसके घर के पास एक छोटा सा मैदान था, जहां वह कभी कभी अपने पिता के साथ शाम को घूमने जाया करती थी। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा कि उसे भी कभी कभी अपने बचपन की कुछ यादें बहुत साफ याद आती हैं। जब वो छोटा था तो उसके पिता अक्सर देर रात काम से लौटने के बाद उसे ड्राइव पर ले जाते थे।
वे लोग शहर की खाली सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए लंबी बातें करते थे। काव्या ने उत्सुकता से पूछा कि वे किस तरह की बातें करते थे। आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ज्यादातर बातें जिंदगी और जिम्मेदारियों के बारे में होती थी। उसके पिता उसे बताते थे कि एक दिन उसे कंपनी संभालनी होगी और तब उसे बहुत समझदारी से फैसले लेने होंगे। काव्या ने धीरे से कहा कि शायद उन्हीं बातों ने उसे आज इतना शांत और मजबूत बना दिया है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि शायद ऐसा ही है, लेकिन कई बार वो खुद भी सोचता है कि क्या वह सच में उन उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है। काव्या ने बिना झिझक के कहा कि उसे लगता है कि वो कोशिश जरूर कर रहा है और कई बार कोशिश ही सबसे बड़ी बात होती है। दोनों एक बेंच के पास आकर रुक गए। आसपास हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थी। वे दोनों बेंच पर बैठ गए। कुछ पल तक वे सामने के रास्ते को देखते रहे जहां लोग धीरे धीरे टहल रहे थे। फिर काव्या ने धीरे से कहा कि उसे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी बहुत बदल गई है। आरव ने सिर हिलाया। उसने कहा कि हाँ, और शायद आने वाले दिनों में ये बदलाव और भी तेज हो सकता है। काव्या ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लेकिन अब उसे डर नहीं लगता। आरव ने पूछा क्यों? काव्या ने जवाब दिया कि क्योंकि अब उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। ये सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पार्क की लाइटें हल्की चमक दे रही थी और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद आरव ने कहा कि शायद अब उन्हें वापस चलना चाहिए। दोनों धीरे धीरे पार्क के गेट की तरफ चलने लगे। दिल्ली की सड़कें अब भी उतनी ही जीवंत थी जितनी पहले थी, लेकिन उस रात के उस छोटे से पार्क में बिताए गए कुछ शांत पलों ने उनकी कहानी में एक नया एहसास जोड़ दिया था। एक ऐसा एहसास जो शायद धीरे धीरे किसी गहरे रिश्ते में बदलने वाला था। पार्क के गेट से बाहर निकलते ही दिल्ली की रात की हलचल फिर से उनके सामने फैल गई। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी थी और सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की रोशनी फुटपाथ पर लंबी परछाइयां बना रही थी। हवा अब पहले से थोड़ी ठंडी हो गई थी, जैसे रात धीरे धीरे शहर को अपने शांत रंग में ढक रही हो। काव्या और आरव कुछ देर तक बिना बोले चलते रहे। पार्क की शांति से निकलकर शहर की आवाजों के बीच लौटना एक अलग ही एहसास दे रहा था। कार तक पहुंचकर आरव ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर बैठ गए। इंजन स्टार्ट होते ही कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। काव्या खिड़की के बाहर देखने लगी। दिल्ली की चमकती रोशनियां, बड़े बड़े बिलबोर्ड, देर रात तक खुले कैफे और चलते हुए लोग, सब मिलकर एक अलग ही दृश्य बना रहे थे। काव्या ने धीरे से कहा कि ये शहर सच में कभी नहीं सोता। हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। उसे लगा कि दिल्ली की रातें भी उतनी ही जीवंत है जितनी इसकी सुबह। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद यही वजह है कि इतने लोग यहाँ आकर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। ये शहर बहुत कठोर भी है और बहुत अवसर भी देता है। कुछ मिनटों तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। कार अब होटल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया था और सड़क पर गाड़ियों की गति बढ़ गई थी। काव्या ने अचानक पूछा कि क्या उसे कभी ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से भरी हुई है। आरव ने कुछ सेकंड तक सोचा। उसने कहा कि कई बार ऐसा लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि हर जिम्मेदारी के साथ एक उद्देश्य भी जुड़ा होता है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि आरव के शब्दों में हमेशा एक संतुलन होता है, जैसे वो हर परिस्थिति को बहुत सोच समझ कर देखता हो। कुछ देर बाद कार होटल के सामने आकर रुक गई। होटल की ऊंची इमारत रोशनी में चमक रही थी और सामने खड़े सुरक्षा कर्मचारी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। दोनों कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़े। लॉबी में देर रात का शांत माहौल था। कुछ लोग अभी भी बैठे बातचीत कर रहे थे और रिसेप्शन के पास कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे।
काव्या ने धीरे से कहा कि उसे ये जगह अब थोड़ी परिचित लगने लगी है। पहले दिन उसे ये सब बहुत अजनबी लगा था, लेकिन अब वो यहाँ सहज महसूस करने लगी है। आरव ने कहा कि शायद इंसान किसी भी जगह को अपना बना सकता है अगर उसे थोड़ा समय मिल जाए। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। शीशे की दीवारों में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या ने कहा कि आज की शाम उसे हमेशा याद रहेगी। आरव ने पूछा क्यों? काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि क्योंकि इतने दिनों की जटिलताओं के बीच आज पहली बार सब कुछ थोड़ा सामान्य लगा। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठती रही। बाहर शहर की रोशनियां अब भी चमक रही थी। कुछ ही पलों में लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गई। दोनों बाहर आए और गलियारे में धीरे धीरे अपने अपने कमरों की तरफ चलने लगे। गलियारे में हल्की रोशनी थी और पूरा वातावरण बहुत शांत लग रहा था। काव्या अपने कमरे के सामने रुक गई। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, लेकिन खोलने से पहले एक पल के लिए पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि धन्यवाद। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा किस बात के लिए? काव्या ने कहा कि आज की शाम के लिए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। काव्या कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उधर आरव भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में प्रवेश करते ही काव्या ने खिड़की की तरफ जाकर पर्दा थोड़ा सा हटाया। बाहर शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थी। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। उसके मन में आज की शाम के कई छोटे छोटे पल घूम रहे थे। पार्क में टहलना, हल्की बातचीत और वो शांत माहौल। उधर आरव भी अपने कमरे में बालकनी के पास खड़ा शहर की तरफ देख रहा था। दिल्ली की वह रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट भी थी। शायद ये कहानी अब सिर्फ परिस्थितियों की नहीं रही थी, अब इसमें धीरे धीरे भावनाएं भी जुड़ने लगी थी, और यही भावनाएं आने वाले समय में उनकी कहानी को एक नए रास्ते पर ले जाने वाली थी। दिल्ली की रात अब गहरी हो चुकी थी। होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों से बाहर फैली शहर की रोशनियां दूर दूर तक चमक रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही अब भी जारी थी, लेकिन दिन की तुलना में आवाजें थोड़ी धीमी लग रही थी, जैसे शहर की रफ्तार अब कुछ हद तक थम गई हो, लेकिन पूरी तरह रुकी न हो। काव्या अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर फैले उस दृश्य को ध्यान से देख रही थी। कुछ देर पहले तक वो पार्क में टहल रही थी, फिर रेस्टोरेंट में डिनर और उसके बाद कार में बैठकर होटल लौटना। सब कुछ उसे किसी शांत फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। उसने धीरे से पर्दा थोड़ा और खिसका दिया ताकि बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे। दूर कहीं किसी ऊंची इमारत की छत पर लगी रोशनी लगातार चमक रही थी। सड़क पर कुछ टैक्सियां अब भी चल रही थी और बीच बीच में किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे जाती थी। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि दिल्ली का ये शहर चाहे कितना भी बड़ा और जटिल क्यों न हो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक अजीब सा आकर्षण भी है। वो धीरे से बिस्तर की तरफ गई और बैठ गई। उसके मन में आज की शाम के कई छोटे छोटे पल घूम रहे थे। पार्क की शांत हवा, आरव के साथ हुई बातचीत और वो क्षण जब उसने कहा था कि अब उसे डर नहीं लगता क्योंकि वो अकेली नहीं है। उस बात को याद करते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शहर को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन कॉफी अब ठंडी हो चुकी थी। उसका ध्यान शहर पर नहीं बल्कि अपने विचारों पर था। दिन भर की मीटिंग्स, निवेशकों की चर्चा और विक्रम मल्होत्रा की योजनाएं, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कंपनी के भीतर जो हलचल शुरू हुई है वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और विचार बार बार आ रहा था, काव्या। उसने सोचा
कि कुछ ही दिनों में काव्या ने इस नई परिस्थिति को जिस तरह स्वीकार किया है वो आश्चर्यजनक है। शुरुआत में वो थोड़ी असहज और घबराई हुई लग रही थी, लेकिन अब उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। आरव ने बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाते हुए आसमान की तरफ देखा। शहर की रोशनी के कारण तारे बहुत कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी रात की गहराई महसूस की जा सकती थी। कुछ देर बाद उसने फोन उठाया और कबीर का संदेश पढ़ा जो कुछ देर पहले आया था। संदेश में लिखा था कि मीडिया का ध्यान अभी भी इस मामले पर बना हुआ है, लेकिन कंपनी के निवेशकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। आरव ने फोन वापस टेबल पर रख दिया और धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गया। उधर काव्या अब बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसने लाइट बंद कर दी थी और कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी रह गई थी। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद तुरंत नहीं आई। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह रिश्ता सच में सिर्फ एक समझौता है, या समय के साथ यह कुछ और बन सकता है? वो खुद इन सवालों का जवाब नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आरव के साथ बिताए छोटे छोटे पल उसे सहज महसूस कराने लगे हैं। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी और आखिरकार उसे नींद आ गई। उधर आरव भी कुछ देर बाद बिस्तर पर लेट गया। उसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनियां अब भी चमक रही थी। दिल्ली की वो रात शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक नई कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। समय धीरे धीरे बीतता रहा और कुछ घंटों बाद आसमान में सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। शहर एक बार फिर जागने की तैयारी कर रहा था। होटल की उस ऊंची मंजिल पर बने दो अलग अलग कमरों में दो लोग गहरी नींद में थे, लेकिन आने वाला दिन उनकी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ कुछ नए सवाल और कुछ नए जवाब लेकर आती है, और शायद यही सवाल और जवाब उनकी कहानी को धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहे थे जहां से एक सच्चा रिश्ता जन्म लेता है। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी थी। रात की शांति अब धीरे धीरे सुबह की हलचल में बदल रही थी। होटल की ऊंची मंजिल पर बने अपने कमरे में काव्या की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वो बिस्तर पर लेटी रही, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया कि वो दिल्ली में है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो धीरे धीरे उठी और खिड़की की तरफ चली गई। पर्दा हटाते ही सुबह की ताजी रोशनी कमरे में फैल गई। नीचे सड़क पर लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके थे। कुछ लोग तेज कदमों से ऑफिस की तरफ जा रहे थे, कुछ चाय की दुकानों के पास खड़े बातें कर रहे थे, और कुछ टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ियों के पास खड़े ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। काव्या खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि ये शहर हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जागता है। शायद यही वजह है कि इतने लोग यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे के अंदर वापस आ गई। उसके मन में आज की सुबह को लेकर एक हल्की जिज्ञासा थी। पिछले कुछ दिनों में हर नया दिन कुछ नया लेकर आया था, और शायद आज भी कुछ अलग होने वाला था। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी का कप हाथ में लिए शहर को देख रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में कई विचार चल रहे थे। कंपनी के भीतर की स्थिति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। विक्रम मल्होत्रा की योजनाएं क्या होंगी? निवेशकों का अगला कदम क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी थे। आरव ने कॉफी का एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता की याद आ गई। वे अक्सर कहा करते थे कि हर कठिन परिस्थिति एक परीक्षा की तरह होती है, और जो व्यक्ति शांत रहकर फैसले लेता है वही सही नेता बनता है। कुछ मिनट बाद उसने फोन उठाकर कबीर को एक संदेश भेजा।
आज की सभी मीटिंग्स का शेड्यूल भेज देना और निवेशकों की प्रतिक्रिया भी बताना। संदेश भेजने के बाद वो अंदर आ गया और तैयार होने लगा। उधर काव्या भी तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक किए। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी असहजता नहीं थी। पिछले कुछ दिनों ने उसे बदल दिया था। अब वो परिस्थितियों को समझने लगी थी। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकली और गलियारे की तरफ बढ़ी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि उसकी नींद कैसी रही। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि अच्छी रही। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट में कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद आज थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि कंपनी में कुछ चर्चाएं अभी भी जारी है। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन सक्रिय था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मेहमान नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वेटर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता लेकर आ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर सड़क पर सुबह की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। काव्या ने धीरे से कहा कि दिल्ली की सुबह भी बहुत अलग होती है। आरव ने कहा कि हाँ, ये शहर हर समय सक्रिय रहता है। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों लॉबी की तरफ वापस आए। उसी समय रिसेप्शन के पास खड़े एक कर्मचारी ने आरव को देखकर कहा कि बाहर कुछ पत्रकार फिर से इंतजार कर रहे हैं। आरव ने कांच के दरवाजे से बाहर देखा। सचमुच कुछ कैमरे और माइक्रोफोन लिए लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। काव्या ने भी वो दृश्य देखा और हल्के स्वर में कहा कि लगता है ये खबर अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने शांत स्वर में कहा कि मीडिया को समय चाहिए होता है, लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान किसी और खबर की तरफ चला जाएगा। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि वो समझती है। कुछ ही मिनटों बाद आरव होटल के पिछले गेट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। काव्या लॉबी में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और शहर की रफ्तार तेज हो चुकी थी। उसी रफ्तार के साथ उनकी कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी थी। रात की शांति अब धीरे धीरे सुबह की हलचल में बदल रही थी। होटल की ऊंची मंजिल पर बने अपने कमरे में काव्या की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक वो बिस्तर पर लेटी रही, जैसे वह ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया कि वो दिल्ली में है और उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो धीरे धीरे उठी और खिड़की की तरफ चली गई। पर्दा हटाते ही सुबह की ताजी रोशनी कमरे में फैल गई। नीचे सड़क पर लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके थे। कुछ लोग तेज कदमों से ऑफिस की तरफ जा रहे थे, कुछ चाय की दुकानों के पास खड़े बातें कर रहे थे और कुछ टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ियों के पास खड़े ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। काव्या खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि ये शहर हर सुबह नई ऊर्जा के साथ जागता है। शायद यही वजह है कि इतने लोग यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे के अंदर वापस आ गई। उसके मन में आज की सुबह को लेकर एक हल्की जिज्ञासा थी। पिछले कुछ दिनों में हर नया दिन कुछ नया लेकर आया था और शायद आज भी कुछ अलग होने वाला था। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी का कप हाथ में लिए शहर को देख रहा था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन में कई विचार चल रहे थे।
कंपनी के भीतर की स्थिति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। विक्रम मल्होत्रा की योजनाएं क्या होंगी, निवेशकों का अगला कदम क्या होगा, इन सब सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी थे। आरव ने कॉफी का एक घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता की याद आ गई। वे अक्सर कहा करते थे कि हर कठिन परिस्थिति एक परीक्षा की तरह होती है और जो व्यक्ति शांत रहकर फैसले लेता है वही सही नेता बनता है। कुछ मिनट बाद उसने फोन उठाकर कबीर को एक संदेश भेजा, आज की सभी मीटिंग्स का शेड्यूल भेज देना और निवेशकों की प्रतिक्रिया भी बताना। संदेश भेजने के बाद वो अंदर आ गया और तैयार होने लगा। उधर काव्या भी तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक किए। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी असहजता नहीं थी। पिछले कुछ दिनों ने उसे बदल दिया था। अब वो परिस्थितियों को समझने लगी थी। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकली और गलियारे की तरफ बढ़ी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि उसकी नींद कैसी रही। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि अच्छी रही। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट में कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद आज थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि कंपनी में कुछ चर्चाएं अभी भी जारी हैं। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन सक्रिय था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मेहमान नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वेटर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता लेकर आ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाहर सड़क पर सुबह की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। काव्या ने धीरे से कहा कि दिल्ली की सुबह भी बहुत अलग होती है। आरव ने कहा कि हाँ, ये शहर हर समय सक्रिय रहता है। नाश्ता खत्म करने के बाद दोनों लॉबी की तरफ वापस आए। उसी समय रिसेप्शन के पास खड़े एक कर्मचारी ने आरव को देखकर कहा कि बाहर कुछ पत्रकार फिर से इंतजार कर रहे हैं। आरव ने कांच के दरवाजे से बाहर देखा। सचमुच कुछ कैमरे और माइक्रोफोन लिए लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। काव्या ने भी वो दृश्य देखा और हल्के स्वर में कहा कि लगता है ये खबर अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने शांत स्वर में कहा कि मीडिया को समय चाहिए होता है, लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान किसी और खबर की तरफ चला जाएगा। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि वो समझती है। कुछ ही मिनटों बाद आरव होटल के पिछले गेट से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। काव्या लॉबी में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और शहर की रफ्तार तेज हो चुकी थी। उसी रफ्तार के साथ उनकी कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आरव के होटल से निकल जाने के बाद काव्या कुछ पल तक उसी जगह खड़ी रही। कांच के बड़े दरवाजों के पार सड़क दिखाई दे रही थी, जहां सुबह की भीड़ अब तेज हो चुकी थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ टैक्सियां होटल के सामने आकर रुक रही थी और दूर खड़े पत्रकार अपने कैमरे संभाले किसी नई हलचल का इंतजार कर रहे थे। काव्या ने धीरे से गहरी सांस ली और अपनी नजरें उस दृश्य से हटा ली। उसे महसूस हुआ कि ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो धीरे धीरे लॉबी के अंदर की तरफ चली गई और वहां रखे एक सोफे पर बैठ गई। होटल की लॉबी हमेशा की तरह व्यवस्थित और शांत दिखाई दे रही थी। कुछ मेहमान अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग अपने फोन पर व्यस्त थे और कुछ लोग रिसेप्शन पर खड़े बातचीत कर रहे थे। हल्का संगीत पूरे वातावरण को और भी शांत बना रहा था। काव्या ने सामने रखे सेंटर टेबल पर पड़े एक अखबार को उठा लिया। उसने पन्ने पलटते हुए बिजनेस सेक्शन पर नजर डाली। वहां कई कंपनियों और बाजार की खबरें थी। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी खबर पर पड़ी जिसमें मल्होत्रा ग्रुप का नाम लिखा हुआ था। खबर बहुत बड़ी नहीं थी,
लेकिन उसमें कंपनी की हाल की गतिविधियों और निवेशकों की दिलचस्पी का जिक्र किया गया था। उसने ध्यान से उस खबर को पढ़ा। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। कुछ ही दिनों में वो उस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी जिसके बारे में वो पहले सिर्फ अखबारों में पढ़ा करती थी। अखबार बंद करके उसने मेज पर रख दिया और कुछ पल के लिए सोच में डूब गई। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सच में बहुत तेजी से बदल सकती है। कभी कभी इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते पर चल पड़ा है। कुछ देर बाद उसने सोचा कि कमरे में बैठकर सोचते रहने से बेहतर है कि वो गार्डन में थोड़ी देर टहले। वो उठी और धीरे धीरे गार्डन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। गार्डन में सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण वहां का वातावरण अभी भी आरामदायक लग रहा था। फव्वारे से गिरते पानी की आवाज एक शांत लय पैदा कर रही थी। कुछ लोग बेंच पर बैठकर कॉफी पी रहे थे और कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे थे। काव्या उसी बेंच के पास पहुंच गई जहां वो पिछले कई दिनों से बैठती रही थी। वो धीरे से बैठ गई और सामने का दृश्य देखने लगी। उसने सोचा कि शायद उसे अब इस नई जिंदगी को समझने के लिए समय देना होगा। हर दिन उसे कुछ नया सिखा रहा था, कभी धैर्य, कभी आत्मविश्वास और कभी परिस्थितियों को स्वीकार करने की कला। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के सामने आरव की कार आकर रुक चुकी थी। ऑफिस के बाहर कुछ पत्रकार दूर खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों के कारण वे ज्यादा करीब नहीं आ पा रहे थे। आरव कार से उतरा और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया। ऑफिस का माहौल सामान्य से थोड़ा अलग था। लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। शादी की खबर और कंपनी की हाल की घटनाएं अब पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन चुकी थी। आरव सीधे अपने केबिन की तरफ गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और कुछ ईमेल देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद कबीर उसके केबिन में आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता दिखाई दे रही थी। कबीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा कि मीडिया अभी भी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय है। कुछ चैनलों ने तो आज भी इस विषय पर चर्चा जारी रखी है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि ये उम्मीद की जा सकती थी। कबीर ने आगे बताया कि कुछ निवेशक आज फिर से बातचीत करना चाहते हैं ताकि वे कंपनी की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर सड़क पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था और दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करा रही थी। उसने धीरे से कहा कि अगर निवेशक सवाल पूछना चाहते हैं तो वो तैयार है। पारदर्शिता ही सबसे अच्छा जवाब होती है। कबीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फाइलें मेज पर रख दी। उधर गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज अब और ऊपर चढ़ चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक तरफ उसका पुराना जीवन और दूसरी तरफ ये नई दुनिया। लेकिन इस बार उसके मन में डर कम था, शायद इसलिए क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि इस पूरी कहानी में वो अकेली नहीं है। दिल्ली की उस सुबह में दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सामना कर रहे थे और शायद यही जिम्मेदारियां उनकी कहानी को एक नए मोड़ की ओर ले जाने वाली थी। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और उसकी रोशनी होटल के गार्डन की घास पर चमक रही थी। पेड़ों की छाया लंबी होकर रास्तों पर फैल गई थी और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज उस शांत वातावरण में एक हल्की लय पैदा कर रही थी। काव्या उसी बेंच पर बैठी थी जहां वह पिछले कई दिनों से आकर बैठती रही थी। अब ये जगह उसके लिए किसी सुरक्षित कोने जैसी बन गई थी जहां वो अपने विचारों को बिना किसी दबाव के समझ सकती थी। उसने अपने सामने गिरते पानी को कुछ देर तक देखा।
हर गिरती बूंद एक जैसी लगती थी, लेकिन हर बूंद अलग थी। उसी तरह उसे लगा कि जिंदगी के दिन भी एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन हर दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। पिछले 4 दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल चुकी थी कि कभी कभी उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि ये सब सच में हो रहा है या किसी कहानी का हिस्सा है। उसने धीरे से अपने फोन की स्क्रीन देखी। कोई नया संदेश नहीं था। उसे लगा कि आरव अभी ऑफिस में व्यस्त होगा। शायद मीटिंग्स और चर्चाएं अभी भी चल रही होंगी। उसने फोन वापस बैग में रख दिया और आसमान की तरफ देखने लगी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के अंदर माहौल व्यस्त था। ऑफिस के गलियारों में लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। कुछ कर्मचारी फाइलें लेकर इधर उधर जा रहे थे और कुछ लोग छोटे छोटे समूह में खड़े होकर चर्चा कर रहे थे। आरव अपने केबिन में बैठा सामने रखी फाइलों को ध्यान से देख रहा था। उसके सामने टेबल पर कई दस्तावेज खुले हुए थे। कबीर उसके सामने कुर्सी पर बैठा था और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता रहा था। कबीर ने कहा कि दोपहर की मीटिंग के लिए निवेशक लगभग पहुंच चुके हैं। वे लोग कंपनी की आगे की रणनीति के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहते हैं, खासकर हाल की घटनाओं के बाद। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। उसने कहा कि यह स्वाभाविक है। जब किसी कंपनी में अचानक बदलाव होता है तो निवेशकों के मन में सवाल उठना सामान्य बात है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सवाल तो है, लेकिन भरोसा भी अभी बना हुआ है। आरव अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे सड़क पर गाड़ियों की कतार दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक फैली इमारतें शहर की विशालता का एहसास करवा रही थी। उसने शांत स्वर में कहा कि कंपनी को मजबूत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर सवाल का साफ जवाब दिया जाए। कबीर ने सहमति में सिर हिलाया और फाइलें उठाकर बाहर चला गया ताकि मीटिंग की तैयारी पूरी कर सके। आरव कुछ सेकंड तक खिड़की के पास खड़ा रहा। उसके मन में कई विचार एक साथ चल रहे थे। निवेशकों की बैठक, विक्रम मल्होत्रा की योजनाएं और मीडिया की बढ़ती जिज्ञासा। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और विचार था, काव्या। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में काव्या ने जिस तरह इस पूरी स्थिति को स्वीकार किया है, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। उधर गार्डन में बैठी काव्या अब उठकर धीरे धीरे टहलने लगी थी। दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण रास्ता आरामदायक लग रहा था। चलते चलते वो फव्वारे के पास रुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर पानी की ठंडी फुहार को महसूस किया। उस छोटे से पल में उसे लगा जैसे उसकी सारी उलझनें कुछ देर के लिए शांत हो गई हों। इसी बीच होटल का एक कर्मचारी उसकी तरफ आया और विनम्रता से बोला कि रिसेप्शन से उसे बुलाया गया है। काव्या थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी बात होगी। उसने कर्मचारी को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे लॉबी की तरफ चल पड़ी। लॉबी में पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां सामान्य हलचल थी, लेकिन रिसेप्शन के पास खड़ा एक व्यक्ति उसका इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा था। वो मल्होत्रा ग्रुप का ही एक कर्मचारी था, जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कंपनी की तरफ से एक संदेश लेकर आया है। काव्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने बताया कि आरव की मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर काव्या चाहे तो शाम को वे साथ में थोड़ी देर बाहर घूम सकते हैं। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर ऑफिस के बोर्डरूम में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मेज के चारों तरफ निवेशक बैठे थे और सामने आरव खड़ा था। कमरे का वातावरण गंभीर था, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्टता भी थी। दिल्ली की उस दोपहर में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग घटनाएं चल रही थी। एक तरफ व्यापार की रणनीति और दूसरी तरफ धीरे धीरे बनता हुआ एक रिश्ता। और शायद यही दोनों रास्ते मिलकर उनकी कहानी को आगे बढ़ाने वाले थे। दिल्ली की दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर झुकने लगी थी। सूरज अब आसमान में थोड़ा नीचे आ गया था और उसकी सुनहरी रोशनी
होटल की कांच की दीवारों पर चमक रही थी। लॉबी में हल्की चहल पहल थी। कुछ मेहमान चेकआउट कर रहे थे, कुछ नए मेहमान अंदर आ रहे थे और कुछ लोग सोफों पर बैठकर अपने फोन या लैपटॉप में व्यस्त थे। काव्या रिसेप्शन के पास खड़ी उस कर्मचारी की बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर वापस मुड़ गई थी। आरव का संदेश छोटा था, लेकिन उसके भीतर एक सहज गर्माहट थी। शाम को थोड़ा बाहर घूमने का प्रस्ताव किसी सामान्य दिन जैसा लगा, और शायद यही सामान्यता इस पूरी जटिल स्थिति में सबसे ज्यादा सुकून देने वाली चीज थी। वो धीरे धीरे गार्डन की तरफ लौट आई। अब धूप पहले से थोड़ी नरम हो चुकी थी। पेड़ों की छाया घास पर लंबी होती जा रही थी और फव्वारे से गिरता पानी शाम की रोशनी में हल्का सुनहरा दिखाई दे रहा था। काव्या उसी बेंच पर बैठ गई जहां पिछले कई दिनों से वो आकर बैठती रही थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। हल्का नारंगी रंग धीरे धीरे फैलने लगा था। उसे महसूस हुआ कि ये शहर दिन में जितना तेज और व्यस्त लगता है, शाम होते होते उतना ही शांत भी हो सकता है। उसने अपने मन में चल रहे विचारों को समझने की कोशिश की। कुछ ही दिन पहले तक उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। घर, परिवार, रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, सब कुछ स्पष्ट और स्थिर था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नई दिशा आ गई थी। वो खुद को एक ऐसी कहानी का हिस्सा महसूस कर रही थी जहां हर दिन कुछ नया मोड़ लेकर आता है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप के बोर्डरूम में मीटिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। मेज के चारों तरफ बैठे निवेशक ध्यान से आरव की बात सुन रहे थे। कमरे में गंभीरता थी, लेकिन माहौल पहले की तुलना में थोड़ा सहज हो चुका था। आरव ने शांत स्वर में कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया था। उसकी बातों में आत्मविश्वास और स्पष्टता थी। एक निवेशक ने कहा कि हाल की घटनाओं के बावजूद कंपनी की रणनीति स्थिर दिखाई देती है और ये बात उन्हें संतोष देती है। दूसरे निवेशक ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा कि नेतृत्व की स्पष्टता ही किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद धीरे धीरे सभी लोग उठने लगे। कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात करते हुए बाहर निकल गए। बोर्डरूम में कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार चल रहा था और दूर दूर तक फैली इमारतें शाम की रोशनी में चमक रही थी। उसने गहरी सांस ली। आज की बैठक उम्मीद से बेहतर रही थी, लेकिन वो जानता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। विक्रम मल्होत्रा अभी भी चुप थे और उनकी चुप्पी अक्सर किसी नई चाल का संकेत होती थी। इसी बीच कबीर कमरे में आया। उसके चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि निवेशकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और मीडिया का ध्यान भी धीरे धीरे कम होने लगा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी सतर्कता थी। उसने कहा कि स्थिति बेहतर है, लेकिन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। कबीर ने सहमति जताई और कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ और स्पष्ट हो जाएगा। कुछ देर बाद आरव ऑफिस से बाहर निकल गया। शाम की रोशनी अब और गहरी हो चुकी थी और शहर की सड़कों पर लाइटें जलने लगी थी। उधर होटल के गार्डन में काव्या अब भी उसी बेंच पर बैठी थी। हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और आसपास की लाइटें एक एक करके जलने लगी थी। उसने अपने हाथों को हल्के से आपस में जोड़ा और सामने फव्वारे की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर बाद होटल के सामने एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। उसने इमारत की तरफ देखा और हल्की सांस ली। लॉबी में प्रवेश करते ही उसकी नजर तुरंत गार्डन की तरफ पड़ी जहां काव्या बेंच पर बैठी दिखाई दे रही थी। वो कुछ पल के लिए वही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गया। काव्या ने जब उसे आते देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव उसके पास आकर रुक गया और शांत स्वर में पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। काव्या ने कहा कि दिन शांत रहा, लेकिन सोचने के लिए काफी समय मिला।
आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कभी कभी यही सबसे जरूरी होता है। शाम अब पूरी तरह रात में बदलने लगी थी। गार्डन की लाइटें चमक रही थी और फव्वारे की आवाज फिर से उसी शांत लय में सुनाई दे रही थी। दिल्ली की उस रात में उनकी कहानी का ये अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन साथ ही एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो रही थी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां उन्हीं पलों से शुरू होती हैं, जो देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।